Hello everyone, welcome back to our channel PWIIT Jam and CSIR Net and welcome back to the series Target IIT Jam 2025. तो जैसे कि आपने लास्ट दो सेशंस में देखा होगा, हम लोग टिफर स्पेशल क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन देख रहे हैं जो टिफर में आते हैं, तो आज भी हम वही करेंगे, कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे एंड देखेंगे कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, किस तरीके से आप टिफर का जो एग्जाम है उसे टैकल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो नाउ वी हैव first question on the screen and let's put a timer for you all. तो टाइमर होगा 1 minute 30 seconds का। 1 minute 30 seconds का टाइमर है। You can start solving the questions please. चलो, while culturing a eukaryotic cell line you add radio label methionine in the culture media. आपने radio label methionine that is a radio label amino acid ऐड किया है। 1 second प्लीज। हाँ, तो आपने रेडियो लेवल अमाइनो एसिड ऐड किया है, मिथ्योनिन ऐड किया है। In the culture media, after addition, you are able to clearly separate individual organelles at different times. In which organelle would you detect radioactivity first? तो आपने रेडियो लेवल मिथ्योनिन दिया एंड उसके बाद आपने होमोजेनाइजेशन किया डिफरेंट टाइम पीरियड्स पर। तो सबसे पहले आपको कहाँ पर रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलेगी? अगर आपने पैलेड एंड हिज कलीग्स का एक्सपेरिमेंट पढ़ा हो तो आपको पता होगा, उन्होंने जब सिक्रीटरी पाथवे को स्टडी किया था तो उन्होंने डिटेक्ट किया था कि सबसे पहले जो रेडियो एक्टिविटी है वो ईआर में देखने को मिलती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखने को मिलती है, कुछ टाइम बाद गोल्जी में होती है, कुछ टाइम बाद साइटोप्लाज्म में होती है और फाइनली सेल के बाहर। वो उनका सिक्रीटरी पाथवे का एक्सपेरिमेंट था। तो उसी पर अगर हम बात करें तो रेडियो एक्टिविटी सबसे पहले कहां पर देखने को मिलेगी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर देखने को मिलेगी। जब राइबोसोम्स, ठीक है, जो राइबोसोम्स प्रेजेंट है ईआर पर, वो सिंथेसाइज करेंगे प्रोटीन्स को, इस रेडियो लेवल मिथ्योनिन का यूटिलाइजेशन करेंगे एंड सबसे पहले प्रोटीन को भेजते हैं ईआर में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो वहीं पर सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलेगी। दैट इज अ पार्ट ऑफ हर्शे and sorry, that is a part of your Palade Henry's colleagues experiment. तो that is very important thing. तो जिन्होंने प्रोटीन ट्रैफिकिंग पढ़ा है, एंटीफर के लिए थोड़ा सा ना एक्सपेरिमेंटल नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है, तो ये भी एक चीज है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फॉर दिस यू हैव 2 minutes 30 seconds. 2 minutes and 30 seconds. We can start the timer please.
चलिए, there are three genes A, B and C. Percentage of crossing over between A and B is 20%, B and C is 28% and A and C is 8%. What is the order of arrangement of these genes on the chromosome? Question है gene mapping का, and gene mapping कहती है higher the distance between, gene mapping कहती है higher the distance between genes, higher the chances of recombination. Higher the distance between genes, higher the chances of recombination. Higher the chances of recombination. Higher the distance between genes, higher the chances of recombination. जितने दूर दो जीन्स होंगे उतना ही ज्यादा उनमें रिकॉम्बिनेशन होगा. तो सबसे ज्यादा यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन किसके बीच में है? बी और सी के बीच में. सबसे ज्यादा बी और सी के बीच में. दैट मीन सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसके बीच में है? बी और सी के बीच में. उसके बाद हमें प्लेस करना है ए को. तीन जीन है, बी और सी को तो प्लेस कर दिया, ए को प्लेस करना है. ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है? 20%. ए और बी के बीच में 1 सेकेंड, ए और बी के बीच में जो है दैट इज 20%. उसके बाद ए एंड सी के बीच में इन्होंने हमें मेंशन करके दिया है 8% एंड टोटल अमाउंट्स टू 28%. सो जीन ऑर्डर विल बी BAC, दैट इज ऑप्शन नंबर 3. तो ये है करेक्ट आंसर. हायर द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, हायर द रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 minutes 30 seconds. Two minutes and 30 seconds. ओके, मेकिंग अ प्रोटीन फ्रॉम अ जीन इन यूकैरियोटिक सेल. आपको एक जीन से प्रोटीन तक का सफर करना है. जीन से प्रोटीन तक का. तो सबसे पहले जीन जो डीएनए है, जीन जो है डीएनए जो है उससे आपको आरएनए बनाना होगा, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन करना होगा. फर्स्ट स्टेप तो यही है. यहाँ पे कहा है पहले ट्रांसपोर्ट कर ले, पहले एमआरएनए बनाए तो तभी तो ट्रांसपोर्ट करेंगे. यहाँ पर कहा है ट्रांसलेशन, पहले एमआरएनए बना ले तो फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन होगा. ठीक है जी, ट्रांसक्रिप्शन दोनों ऑप्शंस में बी और डी में बच गया. उसके बाद ट्रांसपोर्ट होगा, उसके बाद प्रोसेसिंग, उसके बाद प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद होगा
ट्रांसपोर्ट एंड देन फाइनली ट्रांसलेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। पहले एमआरएनए बनाएंगे, एमआरएनए की प्रोसेसिंग करेंगे, देन उसे भेजा जाएगा इनटू द साइटोप्लाज्म, जहां पर राइबोसोम्स उसको यूज करके नया प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे, दैट इज जीन से एक प्रोटीन बनाया जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर दैट वी नीड ओनली 1 मिनट, सो टाइमर भी 1 मिनट का ही चलेगा। चलो, at which mitotic stage can standard karyotyping be performed using photomicroscopy of cells? कार्योटाइपिंग, स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स, तो क्रोमोसोम को कब पढ़ा जाता है? क्रोमोसोम को एम फेज, दैट इज मेटाफेज, एम फेज के भी जो पार्ट मेटाफेज है उसमें पढ़ा जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, so this will take approximately 3 minutes, 3.5 minutes, so you can use your time, 3 minutes 30 seconds, 3 minutes and 30 seconds। और 1 सेकेंड, ये 10⁶ है, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, दैट इज नॉट 106, वो 10⁶ है, दैट इज 10⁶ बेटर आई विल राइट हियर, क्योंकि वहां पर भी कंफ्यूजन होगी।
चल सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है ना, उसका एक फॉर्मूला होता है, दैट इज, पहले तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि टोटल सेल साइकिल की जो ड्यूरेशन है वो 24 आवर्स की है। जो भी टाइम पीरियड एक्स वाई जेड आपको दो, टोटल ड्यूरेशन इतने की है। तो G1 फेज में कितना टाइम स्पेंड किया, G2 में कितना, S फेज में कितना टाइम स्पेंड किया, ये आपको निकालना होता है। तो जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हो टोटल ड्यूरेशन जो है वो 24 आवर्स की है, जैसे आपको दिया हो कि टोटल ड्यूरेशन जो है वो 24 आवर्स की है, और आपसे पूछा जाए कि 1 सेकेंड, आपसे पूछा जाए G1 फेज में कितना टाइम लगा, S फेज में कितना टाइम लगा, G2 में कितना लगा, या M फेज में कितना टाइम लगा, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। एंड फॉर्मूला सेज दैट इज टाइम पीरियड ऑफ अ फेज, टाइम पीरियड ऑफ अ फेज, G1 फेज का कितना टाइम है, S फेज का कितना टाइम है, G2 का कितना टाइम है, टाइम पीरियड ऑफ अ फेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेल्स इन दैट फेज, नंबर ऑफ सेल्स in that phase upon total number of cells, upon total number of cells into total duration। एक फेज में, ठीक है, अगर आपको टोटल ड्यूरेशन पता है सेल साइकिल की, तो एक फेज में कितना टाइम स्पेंड हो रहा है उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सेल्स इन दैट फेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सेल्स इनटू टोटल ड्यूरेशन। तो जैसे हम यहाँ पर क्वेश्चन में देखें, इन्होंने कहा ह्यूमन सेल पासिस थ्रू 4 फेसेस, है ना, हमें भी पता है G1 फेज है, S फेज है, G2 और M फेज, 4 फेसेस से सेल साइकिल पास करती है। ईच फेज लास्टिंग फॉर डिफरेंट लेंथ्स, है ना, कोई बड़ा है, G1 फेज सबसे बड़ा फेज होता है, S फेज, G2, बहुत सारे फेसेस है जिनकी अलग अलग लेंथ है। एट द एंड ऑफ D द सेल रिटर्न्स टू A टू कंटिन्यू द साइकिल, साइकिल है तो जहां से खत्म वहीं पर शुरू हो जाएगी। In an experiment, a static snapshot of 10 to the power 6 unsynchronized cells was taken and it was found that phase A में कितनी सेल्स हैं, फेज ए में है, क्या करना है हमें, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है फेज में कितनी सेल्स है, तो 3 लाख जो सेल्स है, 3 लाख सेल्स जो है वो ए में है। टोटल सेल कितनी है, 1 सेकेंड, टोटल सेल 10 लाख इंटू टोटल ड्यूरेशन कितनी है 24। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे दैट अमाउंट्स टू, ये सॉल्व होता है आपका 72/10 दैट इज 7.2 आवर्स। तो क्या फेज ए 7.2 आवर्स का दिखाया गया, नहीं, तो ये ऑप्शन गलत। इसी तरीके से फेज बी के लिए सॉल्व करो। फेज बी में कितनी सेल्स हैं, 4 लाख आई थिंक, हाँ जी 4 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 24 अगेन, तो ये आपका आएगा 96/10 दैट इज 9.6 आवर्स। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। सी के लिए देखें, सी के लिए हमारे पास है 2 लाख, सी के लिए हमारे पास है 2 लाख अपॉन 10 लाख, 1 2 3 इंटू 24 दैट इज 48/10 दैट इज 4.8 आवर्स, जो मैच नहीं करता है, गलत। क्या इन्फॉर्मेशन इनसफिशिएंट है, टाइम स्पेंड इन एनी वन फेज कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, क्या इन्फॉर्मेशन इनसफिशिएंट है, नो, हमें फॉर्मूला पता है, वी कैन इजीली सॉल्व दैट। सो क्या फॉर्मूला यूज करना है, टाइम पीरियड ऑफ अ फेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेल्स इन दैट फेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सेल्स इनटू टोटल ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। और क्लैरिटी के लिए टोटल ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल भी लिख देती हूँ तो क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, इसके लिए भी आपके पास 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स, 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स है। सॉल्व करिए क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़िएगा पूछा क्या है।
चलिए तो देखते हैं। बायोलॉजिस्ट लैन मार्गुलस इज अ प्रोमिनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ एंडोसिम्बायोसिस, तो सपोर्ट करते हैं एंडोसिम्बायोसिस को, विच सजेस्ट दैट द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मॉडर्न यूकैरियोटिक सेल इवॉल्व फ्रॉम बैक्टीरिया लिविंग सिम्बायोटिकली विद इन अर्ली यूकैरियोटिक सेल, कि जो आज की डेट में माइटोकॉन्ड्रिया वो कभी बैक्टीरिया से इवॉल्व होकर बना है, एंडोसिम्बायोसिस से बना है, तो ये थ्योरी कहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सपोर्टिंग एविडेंस ऑफ द थ्योरी। पहले आप इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। इस क्वेश्चन ने ये कहा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बैक्टीरिया से इवॉल्व हुआ है और आपको इसका एविडेंस देना है। ठीक है, किसका एविडेंस देना है? एंडोसिम्बायोसिस का एविडेंस देना है कि हाँ जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बैक्टीरिया से ही इवॉल्व हुआ है। पहला ऑप्शन कहता है माइटोकॉन्ड्रिया रिक्वायर द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल टू रेप्लिकेट। तो ये रिलेशनशिप आपका माइटोकॉन्ड्रिया और यूकैरियोटिक सेल का है। ये रिलेशनशिप माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया का तो है ही नहीं। हमें किसके बीच में रिलेशनशिप दिखाना है? माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया के बीच का रिलेशनशिप दिखाना है, ना कि माइटोकॉन्ड्रिया और यूकैरियोटिक सेल का। तो ये ऑप्शन हुआ गलत। माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए इज मोर सिमिलर टू बैक्टीरियल आरएनए देन टू यूकैरियोटिक आरएनए ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम न्यूक्लियर डीएनए, है ना? सही बात है, रिलेशनशिप यही बता रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो आरएनए है ना वो बैक्टीरियल से मिलता जुलता है, तो दोनों के बीच का कनेक्शन है, तो बिल्कुल सही बात। माइटोकॉन्ड्रिया आर मॉर्फोलॉजिकली इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द फ्री लिविंग बैक्टीरिया। हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया वो बैक्टीरिया से है, और आप ये कह रहे हो कि माइटोकॉन्ड्रिया का कोई भी फीचर बैक्टीरिया से नहीं मिलता। ये कैसे एविडेंस हुआ? ये तो अगेंस्ट जा रहा है हमारे। Mitochondria that are removed from eukaryotic cell and placed in a growth medium can generate fully functioning free living cell. No, क्योंकि अब पहले जब बैक्टीरिया था ना और आपने उसको नेचर एनवायरमेंट में रखा तो वो ग्रो कर रहा था, अब वो माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, वो सेल का पार्ट है। अगर आप उसे सेल के पार्ट को सेल से बाहर निकाल के रखेंगे तो वो नहीं रहेगा, वो काम नहीं करेगा, तो ये भी गलत है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। ये मैं हमेशा बताती भी हूं कि जब माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया की फॉर्म में था, जब इवॉल्व नहीं हुआ था, तो उसके पास बैक्टीरिया के फीचर्स थे। जब वो अंदर आ गया एंडोसिम्बायोसिस से यूकैरियोटिक सेल के पास आ गया और अब वो माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, तो वो डिपेंड हो चुका है। एंडोसिम्बायोसिस है, यूकैरियोटिक सेल माइटोकॉन्ड्रिया पे डिपेंडेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल पे डिपेंडेंट है। सिम्बायोसिस तभी तो है, म्यूचुअल रिलेशनशिप तभी तो है। अब आप एक को भी अगर अलग करोगे तो दूसरा सर्वाइव नहीं करेगा। आप माइटोकॉन्ड्रिया को निकाल के रख दो, वो ग्रो नहीं करेगा। सो ये ऑप्शन होता है गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 minute 30 seconds। बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स कैन इंटरफेयर विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अगर आप ध्यान से देखो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है दैट इज अ फीचर ऑफ वायरस। बैक्टीरिया का तो फीचर ही नहीं है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज अ फीचर ऑफ वायरसेस, नॉट ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को तो रोक ही नहीं सकती। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ओके, इसके लिए आपके पास है 2 minutes and 30 seconds। 2 minutes 30 seconds। वेट अ मिनट प्लीज।
चलिए देखिए, a genetic cross was set between two heterozygous mice with according coat color। तो दो heterozygous mice हैं जिनका अगॉडी कोट कलर है, उनके बीच में एक क्रॉस किया गया। वन सेकेंड, ओके, तो ये हमने क्रॉस बना लिया, ठीक है। हिट्रोजाइगस पेरेंट्स के बीच में क्रॉस किया गया, अगॉडी इन दोनों का ए मेंशन किया, अकॉर्डी, ए स्टैंड्स फॉर अकॉर्डी, जो इनका कोट कलर था। अकॉर्डी इज डोमिनेंट ओवर नॉर्मल कोट कलर। मेंडेलियन इनहेरिटेंस, द F1 फिनोटाइपिक रेशियो विद रिगार्ड्स टू कोट कलर वाज 2:1। तो रेशियो कितना आया, 2:1। तो यहां से देखें तो कितना आना चाहिए, डोमिनेंट है तो ये अकॉर्डी, ये भी अकॉर्डी और ये भी अकॉर्डी, तो रेशियो आना चाहिए 3:1, बट रेशियो कितना आया, 2:1। पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, अगॉडी जीन कन्वर्टेड टू वाइल्ड टाइप काउंटरपार्ट। अगर ठीक है, अगर जो अगॉटी है वो वाइल्ड टाइप में चला गया तो तीसरा फिनोटाइप भी दिखना चाहिए था ना, कुछ और फिनोटाइप भी दिखना चाहिए था, बट यहां से तो अगर आप यहां पर देखो टोटल प्रोजेनी कितनी हुई, 4, ठीक है। अगर आप इसको देखो 1 2 3 4, 4 प्रोजेनी आनी चाहिए, यहां पर कितनी आ रही है, 3। अगर वो चेंज हुआ है तो प्रोजेनी तो 4 ही रहनी चाहिए ना, प्रोजेनी क्यों सर्वाइव नहीं करी, क्योंकि प्रोजेनी वॉज किल्ड। तो दैट इज होमोजाइगस लिथैलिटी एसोसिएटेड विद अगॉटी लोकस, जिसकी वजह से वो डेथ हो गई एंड फाइनली जो प्रोजेनी थी वो 3 हो गई, कंप्लीट हुई ही नहीं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वी हैव दिस, फॉर दिस ऑल्सो 2 minutes 30 seconds, क्योंकि थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा। 2 minutes and 30 seconds। ओके, तो ध्यान से देखिए हुआ क्या है, डीएनए वाज आइसोलेटेड फ्रॉम वाइल्ड टाइप एंड म्यूटेंट E. coli cell, sorry, and separated by density gradient centrifugation technique. DNA from galactose negative strain acquired a lower position. This indicates the mutation is caused by. Now mutation के बहुत सारे reasons हो सकते हैं, insertion हो सकता है, deletion हो सकता है, बहुत सारे reasons हो सकते हैं। तो हमने जब density centrifugation किया तो जो galactose negative था वो नीचे आया, गैलेक्टोज नेगेटिव से जो डीएनए आया है वो नीचे था, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डाउनवर्ड्स, लोअर पोजीशन पे था। तो आपको पता है सेंट्रीफ्यूगेशन जब हम करते हैं तो हेवियर पार्टिकल्स जो होते हैं,
है ना। सेंट्रीफ्यूगेशन जब हम करते हैं तो हेवियर पार्टिकल्स जो है वो बॉटम पर आते हैं। वेरी सिंपल, जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो हेवियर पार्टिकल्स जो है वो बॉटम पर आते हैं। अब गैलेक्टोज नेगेटिव वाला जो डीएनए है वो हेवी है, तभी तो नीचे है। अब हेवी किस वजह से हो सकता है? जब उसमें कुछ बड़ा आया हो, इंसर्शन हुआ है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इन्वर्जन होता तो वो वहीं का वहीं होता। तो जो अगर इन्वर्जन होता तो उसने जस्ट अपनी पोजीशन चेंज करनी थी, बाकी तो डीएनए वही का वही रहता, वेट तो वही रहता ना, पोजीशन कैसे चेंज हो गई? उसके बाद अगर मिससेंस म्यूटेशन, देन आल्सो इट इज द सेम केस, पोजीशन नहीं चेंज होनी चाहिए थी। पॉइंट म्यूटेशन के केस में भी सेम केस होना चाहिए था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डीएनए जो है वो हैवी हो गया, दैट्स व्हाई इट वाज सेटलिंग डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 minutes 30 seconds. चलो, bacterial strain has the following features with regards to growth, will grow on agar supplemented with arginine, tryptophan and leucine। अगर आप तीनों देते हो, arginine भी देते हो, tryptophan भी देते हो, leucine भी देते हो, तो तीन ग्रो कर जाएगा बहुत अच्छे से। इट इज नॉट कैपेबल ऑफ ग्रोइंग ऑन मीडिया सप्लीमेंटेड विद आर्जिनिन एंड ट्रिप्टोफैन। अगर आपने आर्जिनिन और ट्रिप्टोफैन दिया है लेकिन ल्यूसिन नहीं दिया तो ग्रो नहीं करेगा, दैट मीन्स इट इज एन ल्यूसिन ऑक्सोट्रॉफ। करेक्ट, यही तो होता है ऑक्सोट्रॉफ के केस में, आपको वो स्पेशल रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो ल्यूसिन का जीन नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ग्रोइंग। ल्यूसिन और ट्रिप्टोफैन दिया तब भी ग्रो नहीं किया, दैट मीन्स आर्जिनिन दोगे, नहीं दोगे तो भी ग्रो नहीं करना, आर्जिनिन का भी ऑक्सोट्रॉफ है। However, it grows on media supplemented with arginine and leucine। अगर आपने arginine और leucine दे दिया but tryptophan नहीं दिया तो भी वो grow कर रहा है, that means it is synthesizing tryptophan by itself, so that is tryptophan positive है but leucine और arginine negative है। These are mutants, auxotrophic mutants। तो ये है आपका correct answer। So for this you have 1 minute 30 seconds, 1 minute 30 seconds।
चलो, which of the following would produce highest variability of gametes if the alleles in assort independently? अगर alleles जो है independent assortment show कर रहे हैं तो highest variety of alleles, sorry, highest variety of gametes किस में देखने को मिलेंगे? तो number of gametes का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ गैमीट्स का फॉर्मूला होता है, कितने गैमीट्स बनेंगे, दैट इज नंबर ऑफ गैमीट्स का फॉर्मूला होता है 2 raised to power n, where n is equals to number of heterozygous pair. नंबर ऑफ heterozygous pair. अगर आपको एक जीनोटाइप दिया जाए और आपको ये बताना हो कि इस जीनोटाइप से कितने गैमीट्स बनेंगे, उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ गैमीट्स इज इक्वल्स टू 2 raised to power n, where n is equals to number of heterozygous pair. तो अगर आप यहाँ पे देखें कितने heterozygous pair है, 1 2 and 3, 2 raised to power 3 that is 8. यहाँ पर है 1 2 3 4, 2 raised to power 4 that is 16. अगेन 1 2 3, तो यहाँ पर भी 8 होंगे, यहाँ पर होंगे 2 raised to power 1 that is 2. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. यहाँ पर सबसे ज्यादा वेराइटी ऑफ गैमीट्स बनेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 minute 30 seconds. Which of the following statement is incorrect about meiosis? meiosis में डिवीजन 2 टाइम होता है लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार होता है, दैट इज 2 राउंड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होते, ये इनकरेक्ट है. उसके बाद क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस, बिल्कुल सही. 4 डॉटर सेल्स, बिल्कुल सही. होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड, बिल्कुल सही. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन. आई होप आपको कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हुई होगी, कुछ और कॉन्सेप्ट्स आपको याद आए होंगे और बहुत हेल्प मिली होगी. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस. वर्क हार्ड, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी एंड बहुत सारी रिविजन्स करते रहिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच.